दुनिया को जो चैलेंजेस हैं उससे एक हट के एक एक्स्ट्रा चैलेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी को है कि हमारे पास तो हम तो बैंकरप्सी के कोने पे बैठे हुए हैं। हमें तो एक तरफ एक महीने में अगर फंडिंग ना आए या हमें कहीं से हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो हमें बचाने के लिए ना आए तो हमारे पास हमारे कर्ज़ों की पेमेंट्स के पैसे नहीं हैं। अब ये बाकी मुल्कों का ये चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का चैलेंज है। बाकी जो स्टैगफ्लेशन है वो सारे मुल्कों का चैलेंज है, पाकिस्तान में इससे एक्स्ट्रा चैलेंज। तो हमें उसके बावजूद भी हमारी इंपोर्ट्स में कोई नज़र नहीं आता। हम पेट्रोल उसी तरह खाते हैं, एक एक सिंगल बंदा गाड़ी चला रहा होता है ना। हमने उसी तरह से अपने डॉलर की कीमत जौन सी है वो बढ़ाई हुई है, क्योंकि हम उसको डिमांड करते हैं। हमने ट्रैवल भी करना है, हमने सैरें भी करनी है, हमने दुबई के ट्रिप भी लगाने हैं, हमने जनाब और बहुत कुछ करना। तो ये आदतें अपनी ठीक करें तो फिर ही कुछ होगा। हर बंदा अपने से कमाई से ज़्यादा खर्च करना चाहता है, उसकी याशियाँ, उसकी लाइफस्टाइल वो है कि आप अनइमेजिनेबल है। तो इसको ठीक करेंगे तो फिर ही हमारी अगली नस्लों में होगा। तो अभी तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज का जी पहला जो सवाल है वो आजकल के पाकिस्तान के हालात के इकानमी के बारे में, स्टैगफ्लेशन के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए कि जो स्टैगफ्लेशन, एक तो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन कहते हैं जब महंगाई बढ़ती चली जाती है। स्टैगफ्लेशन उसे कहते हैं जब एक तरफ महंगाई जब बढ़ती है, जब आपकी इन्फ्लेशन होती है तो उसके साथ ग्रोथ भी बढ़ जाती है, ग्रोथ होती रहती है, कंपनियां प्रोड्यूस किए जाती हैं, चीज़ें महंगी होती रहती हैं, लोग ख़रीदते जाते हैं, प्रोडक्शन होती रहती है, तो इकॉनमी ग्रो करती रहती है। और वो जो टाइम होता है वो आपने शायद 2020-21 में थोड़ा सा उसका मुजाहरा भी देखा कि वो टाइम इतना पेनफुल नहीं होता जब ग्रोथ हो रही होती है। इन्फ्लेशन तो है लेकिन ग्रोथ है, क्योंकि तो लोग गुजारा कर लेते हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन जब ग्रोथ भी रुक जाए या स्लो डाउन हो जाए तो और साथ इन्फ्लेशन भी हो तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यानी कि ग्रोथ उस वक्त रुकती है जब रिसेशन आता है। तो समझ लें कि एक ऐसा टाइम जिसमें महंगाई के साथ साथ रिसेशन यानी कि इकॉनमी श्रिंक हो जाती है, उसे हम स्टैगफ्लेशन का टाइम कहते हैं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में हम स्टैगफ्लेशन से निकलने में कितना टाइम लग जाएगा और कैसे। देखें, अगर हम ग्लोबल रिसेशन को रोक भी लें तो जो स्टैगफ्लेशन है इसकी पेन जौन सी, इसकी जो तकलीफ़ है और इसके असरात जौन से हैं वो काफ़ी साल रहेंगे। अब साहब ज़रा मैं डराना तो नहीं आपको चाहता, लेकिन ये 1970 के बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है दुनिया के अंदर। और मैं तो तकरीबन 1.5-2 साल पहले ही कह चुका था कि जी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिसेशन आ रहा है और जो हमारी बेसिक कमोडिटीज़ हैं खुराक की, यानी कि अजनास जिसे आप कहते हैं, और साथ जो एनर्जी प्राइसेस हैं इसके बारे में भी मैंने काफ़ी पहले फोरकास्टिंग की थी कि ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और मैंने जो जानने वाले थे उनको ये भी कहा था कि भाई आप स्टोर कर लें या इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आ जाएं। मेरा ख्याल उस वक़्त जब मैंने ये बात की थी तो 1700 की मन गंदम थी और आज मेरा ख्याल है तकरीबन 4400-4500 के करीब मन गंदम पहुंची हुई है। तो आप देख लें कि ये 2-3 साल के अंदर 1700 से कहाँ पे 4500 के करीब पहुंच चुकी है। तो ये दो चीज़ें, महंगाई हो गई दुनिया के अंदर, अब रिसेशन चल रहा है, किसी कोई मुल्क आगे है कोई पीछे है, और ये दुनिया में तमाम दुनिया में आपको महंगाई के असरात नज़र आ रहे हैं और रिसेशन जो है वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बुनियादी तौर पे इसके असरात ज़्यादातर आपको उन मुल्कों में नज़र आते हैं जिनकी जो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ होते हैं, जहाँ पे बेचारे ऑलरेडी लोग जो से उनका लाइफस्टाइल या उनकी बाइंग पावर नहीं है, तो उधर ज़्यादा असरात बुरी तरह से नज़र आते हैं। लेकिन लग यही रहा है कि ये काफ़ी इसका टाइम लगेगा, 4 साल भी लग सकते हैं कि आपको इसके असरात नज़र आए, तकलीफ़ दे असरात नज़र आते रहेंगे, हत्ता कि यह सिचुएशन बेहतर होनी शुरू हो जाए जिसके चांसेस लग नहीं रहे। तो अब तो मेरा ख्याल है, मैं तो उस वक्त बता रहा हूँ कि मैंने 3 साल पहले कहा था कि मुझे 3% से नीचे ग्रोथ नज़र आती। जब 3% से नीचे आपकी ग्रोथ आ जाए तो समझ लें कि आलमोस्ट ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आलमोस्ट 3%, 2% तो 2 मुल्कों के हिसाब से फ़र्क है, लेकिन 2.5 से 3% ग्रोथ तो वैसे ही नेचुरली
डिमांड की चीज़ों की बढ़ जाती है तो मुल्कों की ग्रोथ बढ़ जाती है, आबादी बढ़ने की वजह से ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी पूरे मुल्क में, पूरी इकॉनमी में 2.7% ग्रोथ हुई है, तो बेसिकली वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो अब तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि 2.7% दुनिया में ग्रोथ होगी, और ये भी 2-3 साल ये ऐसे ही चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इकॉनमी है वो एक्सपैंड करेगी बहुत आहिस्ता आहिस्ता, 2.5, 2.6, 2.7%। और जो रेट हैं अजनास के, उन कमोडिटीज़ के, वो बढ़ते नज़र आएंगे। अब सवाल आपका ये है कि जी ये स्टैगफ्लेशन कैसे रिकवर होती है। देखें, स्टैगफ्लेशन से निकलना या इसको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, उनके पास दो चैलेंजेस होते हैं। एक चैलेंज ये होता है कि जी इन्फ्लेशन, और दूसरा ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट। साफ ज़रा जब ग्रोथ श्रिंक करती है तो इसका मतलब है कि फैक्ट्रियाँ कम पैदा करती हैं। जब कम पैदा करती हैं तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों की नौकरियाँ निकाल दी की जाती हैं, कम जॉब्स रह जाती है, और दूसरी तरफ महंगाई है। अब ये दो इंटरेस्ट हैं अपोजिंग किस्म के, जो दो चैलेंजेस हैं जो कि आपका जो सेंट्रल बैंक है, ये जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती हैं, वो हैंडल कर रही होती हैं। अब अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसका एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, जो आपके मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देख लें 21-22% पे आ चुके हैं, और वो हर महीने के बाद नोट करते हैं, उसके बाद फिर उनको लगता है तो फिर वो आगे बढ़ा देते हैं। अब आप कहाँ से होते 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 आप 21-22 पे आ चुके हैं, और अभी भी चांसेस हैं कि और बढ़ जाए। अच्छा, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं महंगाई को रोकने के लिए, यानी कि मनी सप्लाई को टाइट करते हैं, तो बिजनेसेस तो चलते ही मनी सप्लाई के ऊपर हैं। बैंकों से लोन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बिजनेसेस को बड़ा किया जाता है, तो दैट मीन्स कि बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स रुक जाती हैं, यानी कि पैसा बोरो करना महंगा हो जाता है, और जो बिजनेसमैन है वो अपने एक्सपेंशंस रोक देते हैं। जब एक्सपेंशन रुक जाती है तो उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी है, और पैसा लेना मुश्किल हो चुका है। तो क्या होगा कि जो आपकी कंज्यूमर डिमांड है, जो लोगों की डिमांड है, वो इनके बिजनेस को चलाना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो वो अपने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी शुरू कर देते हैं, यानी कि लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें, एक तरफ चैलेंज आ गया इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो ग्रोथ रुक जाती है, नीचे आ जाती है। ग्रोथ को बढ़ाने करने के लिए क्या करना चाहिए? जब ग्रोथ को बढ़ाना होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी लूज कर दी जाती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया जाता है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, जैसे कोविड के दिनों में पिछली गवर्नमेंट ने किए हुए थे, कम इंटरेस्ट रेट से लोग बोरो कर रहे थे, और आपको बड़ी रियल स्टेट में भी और बड़ा काम नज़र आ रहा था, लोग एक्सपैंड कर रहे थे, ई कॉमर्स बूम कर रही थी। उसकी वजह यह थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे किए हुए थे। जब इंटरेस्ट रेट नीचे किए हुए थे तो लोग बोरो कर रहे थे, जब बोरो कर रहे थे तो ग्रोथ हो रही थी। तो अब जब ग्रोथ होती है तो फिर होता क्या है, जब ग्रो करना शुरू होता है और पीछे से आपकी सप्लाई नहीं आती तो महंगाई होनी शुरू हो जाती है, और यही साइकिल चलता रहता है कि आप एक तरफ अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है और ग्रोथ रुकती है। अगर ग्रोथ को बढ़ाने की या अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश के लिए ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उससे और इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, यानी कि आपको ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो ऑलरेडी महंगाई है वो आप कर नहीं सकते। अब ये एक अजीब किस्म की सिचुएशन है, इसलिए कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन को संभालना बहुत 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 मुश्किल है। जो कन्वेंशनल विजडम है, जो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जब ये आपको बताइए दो चैलेंजेस हैं, एक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना या अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना। तो जो कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आपको इन दोनों में से, जब ये स्टैगफ्लेशन आ जाए तो इन दोनों में से एक को प्रायोरिटाइज करना है, और वो क्या करना है कि आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे और
इकोनॉमिक ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और हायर अनएम्प्लॉयमेंट की कड़वी गोली खानी पड़ेगी, जिसकी वजह से आज आप देख लें हमारे मुल्क में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, दुनिया के हर मुल्क में बढ़ रहा है। तो ये कन्वेंशनल विजडम, ये कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं। इन दोनों में से आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते, आपको एक चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। अब वो ये उसकी वजह ये देते हैं कि उसको संभालना आसान है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को संभालना आसान है, लोग कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे, वो उसके असरात ज़्यादा नहीं इतने मुआशरे पे या इकॉनमी पे आते, लेकिन इन्फ्लेशन लोगों को मार देती है, जिसकी वजह से अगर उन दोनों उनको इन्फ्लेशन या ग्रोथ में से चीज़ चुननी पड़े तो वो एक को चुनेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिंग हैं। ये दोनों एक वक्त में आप नहीं चुन सकते, आपने एक चुनना है। तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ को चुनेंगे और इन्फ्लेशन को चलते रहने देंगे, या आप दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को हाई करके बढ़ा के और इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक देंगे। तो कन्वेंशनल विजडम यही कहती है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दें, अनएम्प्लॉयमेंट होने दें, लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्फ्लेशन चलती रही तो बंदा बहुत बुरी हालत होती है उसके बाद। तो वो कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट से मार्केट रिकवर आसानी से कर जाती है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं करती। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि द ओनली, यानी कि सिर्फ एक स्टैगफ्लेशन से रिसेशन, स्टैगफ्लेशन से निपटने की ही सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। अब वो स्ट्रेटजी अगर मैं आपको बताऊं तो आप परेशान होंगे कि वो क्या स्ट्रेटजी है, लेकिन किताबों में लिखा है देयर इज ओनली वन वे। अब मुझे बता रहा हूँ ना, आपने सवाल पूछा तो अच्छा हो गया, लेकिन ये खतरनाक जवाब है। ये जवाब ऐसा नहीं है कि आप खुश हों या लोग और डर जाएंगे इससे, कि स्टैगफ्लेशन से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि अपने हाथों से मुल्क को या इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल दो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपके मुल्क के अंदर इतनी इन्फ्लेशन चल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो दोनों में से एक चुनना है। दोनों में से दो चुने नहीं जा सकते, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ग्रोथ रोकनी पड़ेगी। और अपने मुल्क और ग्रोथ रोकने को हम रिसेशन कहते हैं, यानी कि आपको ऐसी पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी कि आप खुद अपने मुल्क को, अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए खुद रिसेशन में फेंक दें। और ये आप कह रहे हैं कि इससे कैसे निकलेंगे, ये आपको सोचे इसमें से निकलने का यही तरीका है। तो इसका मतलब ये है रिसेशन तो है, इससे आप नहीं बच सकते। कन्वेंशनल इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, उनको पता है कि इस महंगाई को लगाम डालने का एक ही तरीका है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, स्लो डाउन कर दें इकोनॉमी को, इसको लगामें डाल दें, इसकी बागें रोक दें, अनएम्प्लॉयमेंट चाहे बढ़ती चली जाए, यही इसका रोकने का तरीका है। तो वर्ल्ड बैंक भी अब ये कहता है कि जी 2% के करीब आप अपनी इकोनॉमी के बजट्स को टारगेट करें। कंपनियों को भी चाहिए कि अपनी एडजस्ट करें उसी तरीके से अपने एनुअल प्लान्स को और एनुअल बजट्स को, कि 2% से ज़्यादा आपकी ग्रोथ नहीं होनी। उसी हिसाब से आप अनएम्प्लॉयमेंट करनी है तो करें, बंदों को हायर करना है तो हायर करें, क्योंकि अपनी एक्सपेक्टेशंस को यानी कि रीसेट कर दें। और जब आप एक्सपेक्टेशंस को रीसेट करेंगे तो जो आपकी वेज डिमांड्स हैं, जो प्राइसिंग का बिहेवियर है, जो आपने तनख्वाहें बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, वो भी आप 2% ग्रोथ को सामने रख के रखें। तो इसका पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगले 2 सालों में अगर आपका मुल्क नहीं निकलता, शायद लोगों की तनख्वाह ना बढ़ाई जाए, क्योंकि कंपनियां स्क्वीज़ कर रही होंगी अपने बजट्स, 2% पे अपने आप को एडजस्ट कर रही होंगी। तो ये सारा कुछ कहने के बाद तो स्टैगफ्लेशन का जो मेजर ड्राइवर है वो हाई कमोडिटी प्राइसेस होती हैं। मतलब आपके सामने आपको बता दिया, एनर्जी जो सी है, पेट्रोलियम। सप्लाई साइड भी है इसकी, कि इसका सप्लाई साइड का सलूशन यही होता है कि जी आप सप्लाई को बढ़ा दें, लेकिन फिर वो बात है सप्लाई को कैसे बढ़ा दें। आपके सामने आर्टिफिशियली सप्लाई, अगर डिमांड नहीं है तो वो, अगर डिमांड ना हो या कम हो जाए
और सप्लाई उसी हिसाब से आती रहे तो क्या होता है, प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। लेकिन आपके सामने ये हुआ नहीं। एक तरफ तो ये कि डिमांड बढ़ रही और दूसरी तरफ अगर डिमांड थोड़ी सी कम भी हुई तो ओपेक के मुल्कों ने पेट्रोल की सप्लाई रोक दी ताकि प्राइसेस नीचे ना जाएं, प्राइसेस नीचे ना जाएं, क्योंकि वो लॉस पे तो नहीं बेचना चाहेंगे। तो वो जो सलूशन है फिर वो भी नहीं हो सकता, कोई भी ये नहीं करने की करेगा कि अपनी सप्लाई को निकाली जाएं। अगर वो कंपनियां या वो इदारे या मुल्क अफोर्ड कर सकते हैं अपनी सप्लाई को कर्टेल करने के लिए तो वो सप्लाई कर्टेल कर देंगे ताकि प्राइसेस एक लेवल से नीचे ना गिरें। तो बुनियादी तौर पे इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता। यही है जो मैंने आपको बता दिया, रिसेशन की कड़वी गोली आपको खानी पड़ेगी और ये 2 साल से 4 साल तक ही इसके असरात रहेंगे। और पहले भी बड़े रिसेशन आए, ठीक है, स्टैगफ्लेशन नहीं आई, लेकिन 70 के बाद ये फर्स्ट टाइम आई है। तो अब ये इस बिटर पिल को खाना पड़ेगा। अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे। और मुश्किल टाइम तो है, लेकिन इसमें अपने मुल्क के लोगों की आदतें तो देखें। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम हर चीज़ दूसरों पे डाल देते हैं या अल्लाह पे डाल देते हैं। हमारी आदतें तो देखें ना क्या है। हमारी गाड़ियाँ देखें, हमारे घरों को देखें, बाहर जाके ज़रा रेस्टोरेंट्स पे लोगों की गाड़ियों की कतारें देखें, स्पेंडिंग देखें, याशियाँ देखें, शादियों में माल दौलत खर्च करता हुआ देखें। कुत्ते बिल्लियों को तो हम खाने बाहर के खिलाते हैं, इम्पोर्टेड चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। तो ये जो हमारी याशियाँ हैं, ये जिससे हमारा इम्पोर्ट बिल इतना बढ़ा के आप दुनिया को जो चैलेंजेस हैं उससे एक हट के एक एक्स्ट्रा चैलेंज पाकिस्तान की इकोनॉमी को है कि हमारे पास तो हम तो बैंकरप्सी के कोने पे बैठे हुए हैं। हमें तो एक तरफ एक महीने में अगर फंडिंग ना आए या हमें कहीं से हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो हमें बचाने के लिए ना आए तो हमारे पास हमारे कर्ज़ों की पेमेंट्स के पैसे नहीं हैं। अब ये बाकी मुल्कों का ये चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान का चैलेंज है। बाकी जो स्टैगफ्लेशन है वो सारे मुल्कों का चैलेंज है, पाकिस्तान में इससे एक्स्ट्रा चैलेंज। तो हमें उसके बावजूद भी हमारी इंपोर्ट्स में कोई नज़र नहीं आता। हम पेट्रोल उसी तरह खाते हैं, एक एक सिंगल बंदा गाड़ी चला रहा होता है ना। हमने उसी तरह से अपने डॉलर की कीमत जौन सी है वो बढ़ाई हुई है, क्योंकि हम उसको डिमांड करते हैं। हमने ट्रैवल भी करना है, हमने सैरें भी करनी है, हमने दुबई के ट्रिप भी लगाने हैं, हमने जनाब और बहुत कुछ करना। तो ये आदतें अपनी ठीक करें तो फिर ही कुछ होगा। और हमारे सियासतदान जौन से उनको पता है कि कौम सच सुनना नहीं चाहती, अपने आप को नहीं बदलना चाहती, इसीलिए 73 साल से वो यही आपके साथ कही जाते हैं। आपको ख्वाब दिखाई जाते हैं, ख्वाब दिखते हैं और आप ख्वाब खरीदते हैं। सच आप सुनना नहीं चाहते। ऐसा बंदा कोई आपका प्राइम मिनिस्टर बन जाए जो आपको आके बताए कि अपनी आदतों को ठीक करो, 10 बजे के बाद अपने रेस्टोरेंट्स को, होटलों को बंद कर दो और अपने इंपोर्ट्स को कम करो, अपने बिल्ड गाड़ियों को अपनी जौन सी हैं उनको उन्हीं पे इंहिसार करो और 2-2, 3-3 के बगैर गाड़ी को मत निकालो, साइकिल्स पे आ जाओ, स्कूटर चलाओ, मोटरसाइकिलें चलाओ। आप ये सुनना नहीं चाहेंगे, आप उसको वोट ही नहीं देंगे। तो इस कौम की साइकी ये है, ये झूठ सुनना चाहती है अल्लाह, इसलिए इनको झूठ बोलने वाले दिए जाता है जो इनको लारा लगाई रखते हैं कि कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक 73 साल 75 साल से, जब तक आप अपनी आदतों को नहीं बदलेंगे और आपका कर्ज़ों पे निसार कम नहीं होगा। 5 साल में वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम कर्जे ले लेके प्रोग्रेस शो करने की कोशिश करते हैं, जो आपका मुल्क की इकॉनमी इतने कर्जे आ चुके हैं कि आप उसको जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन वोट बैंक बढ़ाने के लिए, वोट लेने के लिए कर्जे लेके हम डेवलपमेंट कर देते हैं। अपने अवाम को तो पता नहीं उसका रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर शो कर देते हैं, देखिए हमने नालियाँ बनवाई, हमने सड़कें बनवाई, हमने ये बनवाया, हमने वो करा दिया, हमने ऐसा कर दिया क्योंकि वोट लेना है। अब उसके पीछे हमने कितने कर्जे लिए हैं और उसका असरात हमारी नस्लों पे क्या होगा और हमारी नस्लों की आज़ादी और वो कैसे सूद के ऊपर वो पेमेंट करते रहेंगे और अगली नस्लें इसको कैसे पे करेंगी, वो हमारी सोच से बाहर है। हम तो 5-5 साल के टेन्योर के ऊपर, इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ पोलिटिसाइज है। यहाँ पे इकोनॉमी भी पोलिटिसाइज हो चुकी है, यहाँ पे सोशल सिस्टम भी पोलिटिसाइज है, यहाँ पे इस्लाम भी पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है। हमने तो कुछ नहीं छोड़ा
जिसको हमने सियासत की मार नहीं मारी, हमने तो अपने दीन को भी सियासत के अंदर लपेट दिया। तो ये हमारी इस कौम की हालत है। अब सच क्या है, मैंने कि इससे बढ़ के मैं और आमने सामने मेरे बैठे हों तो मैं और दिल की भड़ास आपसे निकालूं। अब एक रिकॉर्डिंग पर मैं और क्या बताऊं आपको कि भाई कि हम कैसे बाहर निकलेंगे, अपनी आदतों को इंसान के बच्चे बने, अपनी औकात में रहें, अपनी चादर कहते हैं ना, पैर दे के चादर फैलाई जाती है। अपनी औकात को देखें, अपने मुल्क को देखें, अपने रिसोर्सेज को देखें, और अपनी जो एलीट क्लास है, जो इवन एलीट ना भी हो, हर बंदा अपने से कमाई से ज़्यादा खर्च करना चाहता है। उसकी याशियाँ, उसकी लाइफस्टाइल वो है कि आप अनइमेजिनेबल है। तो इसको ठीक करेंगे तो फिर ही हमारी अगली नस्लों में होगा। तो अभी तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सच ये है, ये सच है, कड़वी गोली है, इसको सुने और इसको खाएं।